Okay, hi guys, good evening. Good evening. Am I audible and visible to you? So we are back with the sessions on the Indian Evidence Act. Okay, good evening, Pradyumn, Girish, Kimi, Shubham, Ajay, Chirayu, Nitika, Anu, hello Anu, Gaurav, Vatsal, Disha, Amit. Great evening again. Good evening, Priyansha. Good evening. Fine. So I believe I'm pretty much I believe I'm audible and visible to everyone. Okay, now there are lots of good evening. Okay, good evening. Good evening to you all. Fine. थोड़ा सा मैं नाम शायद सब लोगों का ना ले पाऊँ. Good evening, अच्छा professor. Okay. Good evening. Good evening. Fine. So we can certainly start with the class. Good evening. Glad to see you after a long time. Thank you so very much. Fine. So dear students, as you can already see, today we are going to start with the Indian Evidence Act. Now, the fact with Indian Evidence Act is कि Indian Evidence Act simple सा एक code है जिससे generally, fine, good evening Prakhar, fine, अच्छा, very very good evening. Now to begin with, Indian Evidence Act is a simple act. You cannot call it a code in itself, but it's a simple act जो कि specifically बात करता है किसी भी particular चीज को prove करने की. Fine? Simple भाषा में अगर मैं कहूं कि अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे, आपने ये कहावत, आई एम वेरी श्योर आपने ये कहावत सुनी होगी. Fine? So since this is a class, I have the freedom of movement and I completely enjoy that. Now, what exactly evidence is, or what exactly does an evidence do? Before starting with the entire thing, अच्छा, ये जो आपका आज की जो ये क्लास है, ये स्पेसिफिकली 1.5 घंटे की होने वाली है. ये मैं 2 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 1.5 घंटे की लूंगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस को स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और सेक्शन 3 के कुछ डेफिनेशंस को, कुछ इंटरप्रिटेशंस को स्पेसिफिकली देखेंगे. फाइन, दैट्स व्हाट वी विल बी लुकिंग एट. नाउ, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि मैं किस तरीके से क्लास लेता हूं, तो आई एम वेरी श्योर कि फन फैक्ट्स की बात होगी, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर रेडी विद द प्रॉपर आंसरिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बिकॉज मैं क्वेश्चंस बहुत सारे पूछूंगा, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू इन रिटर्न. सो बेसिकली अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, फाइन, इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन, फाइन, इंट्रो जिसे हम कहते हैं, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से ईयर का है, पहले तो आप ये लोग बता दीजिए मुझे. जस्ट क्विकली लेट मी नो, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑफ विच ईयर? सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से जस्ट लेट मी नो, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑफ विच, आई मीन इट्स ऑफ विच ईयर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें तो आंसर आना चाहिए. कम ऑन. Fine. Yes, Gaurav. That's me. That's my style. मैं आप लोगों को नोट्स बनवाता चलता हूं. रीजन बीइंग, कई जगहों पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कई जगहों पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, कई जगहों पे आपको ई रीडर फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे. हैंड रिटन ई रीडर फॉर्मेट में तो खैर आपको जेएसएम्स वैसे भी मिलेंगी, बट आई मेक स्टूडेंट्स राइट अ लॉट ऑफ स्टफ. रीजन बीइंग, जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना मेंस की, तो उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है. सो व्हाट इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट इज योर राइटिंग स्पीड टुडे, नॉट टुडे, इन एवरी ऑफ माय लेक्चर, क्योंकि मैं नोट्स बहुत बनवाता हूं. रीजन बीइंग, उसको लिखने से आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपने वो चीज पढ़ी है, और रिविजन करते टाइम आपको चीज रिकॉल जल्दी होती है. Fine. So you just have to keep your Bharat aside, you just have to keep your books aside, you just have to keep your notes aside. अगर आपने वो चीज लिखी हुई है, यानी आप उस चीज को विजुलाइज कर सकते हो. And if you can visualize that particular law or that particular provision or that particular case, आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाता है. Fine. So that's how we are going to move further. Yes, absolutely correct. Absolutely correct. We got a lot of answers over here. The answer is 1872. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. अगर एक और एक्ट की बात करें जो 1872 1872 का है, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फाइन.
अब अगर एनफोर्समेंट पे जाएं, फाइन, एनफोर्समेंट पे अगर आप जाएं तो 1+8 करें चाहे 7+2 करें, दोनों का ही आंसर आता है 9. सो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट इज द फर्स्ट एक्ट या एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872. बेयर एक्ट पे लिखा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फाइन, इंडियन एविडेंस एक्ट इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872. अब एक्ट नंबर 1 है तो लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को. सिंपल एज दैट. फाइन, इट्स एज सिंपल एज दैट. दूसरी चीज जो आपको यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ भी यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. फाइन, नाउ अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को बहुत बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जज करें, सो इंडियन एविडेंस एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड वन सिंगल वर्ड. पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट या रादर एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है, एंड दैट वर्ड इज फैक्ट. फाइन, द वर्ड इज fact. Now what is a fact? Indian Evidence Act revolves around, or the entire conditioning of Indian Evidence Act revolves around this word fact. चलो फैक्ट पे तो हम आगे आते हैं, बाद में बात करेंगे फैक्ट के बारे में. What exactly is the meaning of the word evidence? आपके हिसाब से the word evidence, इसका मीनिंग क्या होता है? What do you think? Just tell me. हाँ, Niharika answered this absolutely correctly. So the answer was fact. But what is the meaning of the word evidence? Evidence का मतलब क्या होता है? ये तो हमने समझा कि evidence revolves around the word fact. What is the meaning of the term evidence? सोचो, जब तक खुद दिमाग नहीं चलेगा तब तक कोई और आगे आके समझाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता. फाइन, something that helps in proving a point, absolutely correct. सबूत, ठीक है, which proves the fact, fine. Something that can be proven, okay. To prove means evidence, fine. Collection of facts, absolutely correct. For support of claim of parties in evidence, fine. ठीक है, सबूत, facts, proofs, existence of fact, proof, fine, okay. A proof supporting your statement that helps the case, fine. Means proof of any fact, absolutely correct, fine. Okay, now there are lots of answers now, lots and lots of answers. So statement or document to prove a fact, any material which establishes a fact beyond a doubt, everything which proves or disproves the important things, some facts that prove something is true, evidence is the fact which helps in determination of the fact and issue, something that can be proved, any information which helps in proving that fact, things which help us to assert, and anything which proves the incident took place. Fine. Okay, means by which facts are introduced. अच्छा, ये भी है, something that one can prove or establish. Absolutely correct, absolutely correct. अगर आप एविडेंस की बात करो तो एविडेंस का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि एविडेंस क्या होता है, तो एविडेंस होता है सबूत. फाइन भाई, किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है, अ पर्सन हैज बीन मर्डर्ड, पहला सबूत क्या है कि मर्डर हुआ है? डेड बॉडी. फाइन, अब किसी व्यक्ति को अगर मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, अगर मर्डर कॉज हुआ है and the murder has been committed, just understand this in the most simplest manner. Fine, let's say for instance a person has died, उनकी डेथ हुई है, मर्डर दिख रहा है. क्योंकि जिस जगह पे उस व्यक्ति की डेथ हुई है, यहां पे हम रेफरेंस ले सकते हैं आरुषि तलवार मर्डर केस का. तो आरुषि तलवार मर्डर केस, अगर आप लोगों ने सुना हो आरुषि तलवार मर्डर केस के बारे में, तो एक पर्सन है, एक बच्ची है और उसके साथ एक पर्सन है जो कि उसी घर का एक नौकर है. दो लोगों की डेड बॉडी पाई जाती है, मर्डर हुआ है, ये सवाल है. फाइन, ये लग रहा है देख करके, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे लग रहा है कि मर्डर हुआ है, सिंपल भाषा में. फाइन, लेकिन मर्डर हुआ है, ये सिर्फ डेड बॉडी
हमने देखी, लगा कि हां मर्डर हुआ है। एविडेंसेस उससे जुड़े क्या हो सकते हैं? सो ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, या फिर एक छुरी, एक डैगर, या फिर पॉइजन, या फिर गन, या फिर गन बंदूक की गोली, या फिर हर वो चीज जिससे मर्डर हो सकता था। फाइन, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट अ फैक्ट इज एन एविडेंस। अगर आप ये कहते हैं कि एक एक्स पर्सन ने आपको, या रादर आपकी घड़ी चुराई है, इफ यू आर सेइंग दैट एक्स पर्सन हैज स्टोलन योर वॉच, आप क्या करोगे? सिंपल भाषा में आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक फैक्ट को ही तो प्रूव करना चाह रहे हो ना। द फैक्ट इज ही हैज स्टोलन द वॉच। अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, फाइन, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप क्या देते हैं? सबूत देते हैं। फाइन, अनदर एग्जाम्पल, आप अपने घर में हैं या आप अपने रूम में हैं और आपका जो रूममेट है, सिर्फ आप और वो उस रूम में रहते हैं। रूममेट ने देखा कि आप किसी दिन घर पे नहीं थे, वो आपका लैपटॉप लेके रफू चक्कर हो गया। अब इस पूरी सिनेरियो में, इस पूरे कंडीशन में हुआ क्या? इस पूरे कंडीशन में हुआ ये कि वो व्यक्ति जो आपके साथ रूम में रह रहा था, उसने आपका लैपटॉप उठाया या उसने आपका वॉलेट उठाया और या फोन उठाया, वहां से चलता बना। फैक्ट क्या है? उस व्यक्ति ने चोरी की। एविडेंस क्या है? कि भाई कोई कैमरा लगा हुआ था, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने इस व्यक्ति को लैपटॉप ले जाते हुए देखा, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को इस दूसरे व्यक्ति ने फोन किया था कि मैं ऐसी कोई चीज चुरा रहा हूं। ये सब क्या है? एविडेंस है। सो एविडेंस बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड फैक्ट। फाइन, पूरी कहानी एविडेंस की शुरू भी फैक्ट पे होती है, खत्म भी फैक्ट पे ही होती है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में इन टर्म्स, इन जनरल सेंस, तो हम एविडेंस एक्ट में एविडेंस की भी डेफिनेशन देखते हैं, फैक्ट की भी डेफिनेशन देखते हैं, इसका बाइफर्केशन भी देखते हैं कि फैक्ट जो होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, मेंटल एलिमेंट भी हो सकता है। यानी कि देयर कैन बी अ फिजिकल एविडेंस और देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल और अ मेंटल एविडेंस। सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वो क्या है? एक फिजिकल एविडेंस है। आपके दिमाग में कोई खुरापात चल रही है, आपके दिमाग में किसी व्यक्ति को मारने का इंटेंशन चल रहा है, साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करने का, तो यहां पे क्या होगा? वो स्टेट ऑफ माइंड भी एक क्या है? एविडेंस है। किस तरीके से? मेंटल एविडेंस है, फिजिकल नहीं है, टैंजिबल नहीं है, लेकिन मेंटल एलिमेंट से डील करता है, इसीलिए एविडेंस तो है। और इन्हीं पैरालांस में हम एविडेंस की भी डेफिनेशन देखते हैं। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं ला पाती। रीजन भी आपको बताया जाता है, मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। अभी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो बाद में फिर हमारे पास घूम करके आने वाली। देखिए, फैक्ट्स आपको बोले गए दो टाइप के। पहला हुआ द फैक्ट इन इशू और दूसरा हुआ रेलेवेंट फैक्ट। फाइन, अगर इसको सिंपलेस्ट भाषा में समझना हो तो इसे कुछ इस तरीके से करिए या इस तरीके से समझिए कि क्या बाबू भैया, श्याम और राजू ने मुन्ना के घर से सामान चुराया? यह होगा फैक्ट इन इशू। ऑन द अदर हैंड, क्या किसी एक्स पर्सन ने उन्हें मुन्ना के घर पे जाते देखा? यह हो जाएगा एक रेलेवेंट फैक्ट। वो लोग अगले ही दिन अपनी चौल वाला घर छोड़ करके शोलापुर चले गए, यह हो जाएगा एक रेलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू इन जनरल सेंस बेसिकली मीन्स कि क्या सिद्ध करना है, और रेलेवेंट फैक्ट हर वो एविडेंस के लिए टर्म यूज होता है जो कि उस फैक्ट को या तो सिद्ध कर पाए या फिर उसे डिनाई कर पाए।
या तो प्रूव कर पाए या फिर उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर पाए। ये सारे के सारे फैक्ट्स के रिलेशंस होते हैं। वन इज फैक्ट एंड इशू, एक फैक्ट ये जिसे आपको स्टैब्लिश करना है और दूसरा फैक्ट ये जिससे आपको उस फैक्ट को या तो स्टैब्लिश करना है या डिनाई करना है। फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट। बहुत सिंपल टर्म्स में जा रहा हूं, बेयर एक्ट अभी तक मैंने खोली भी नहीं है, बंद पड़ी है सामने, सिर्फ समझो। यहां तक बात हो गई एविडेंस की। एविडेंस रोटेट्स, रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड फैक्ट की। जो दो टाइप के फैक्ट आप सुनते हैं, फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट की। अब आते हैं स्पेसिफिकली वापस घूम करके एविडेंस पे। एविडेंस मोटे मोटे तौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एविडेंस या साक्ष्य या सबूत दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है ओरल एविडेंस यानी मौखिक, वर्बल। सेकंड टाइप होता है ओरल के बाद दूसरा क्या होगा, अगर एक मौखिक है तो दूसरा लिखित होगा, अगर एक वर्बल है तो दूसरा रिटन होगा, अगर एक ओरल है तो दूसरा डॉक्यूमेंट्री होगा। फाइन, बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं अभी। फाइन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास टू इंडियन एविडेंस एक्ट, बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कहीं का भौकाल सब्जेक्ट है ये, बट बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, चाहे आपने इससे रिलेटेड सब्सटैंटिव लॉ पढ़ा हो या ना पढ़ा, चाहे इससे रिलेटेड प्रोसीजरल जो सीआरपीसी और सीपीसी चलते हैं वो पढ़े हो या ना पढ़े। ठीक, खैर, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बेसिकली सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसके हिसाब से द एविडेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। मैंने आपसे कोई चीज कही, क्या ये एक एविडेंस है? जरूरी नहीं। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट एंड इशू से डील करता है, रेलेवेंट है, तो इसको एविडेंस समझा जाएगा। लेकिन अगर ये फैक्ट एंड इशू से डील ही नहीं करता और रेलेवेंट भी नहीं है तो फिर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जीरो है। आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देयर इज अ मूवी, फाइन, मैं मूवीज के एग्जाम्पल्स इसलिए देता हूं क्योंकि जनरली रिलेटेबल होते हैं। देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ जॉली LLB 2। अब इसकी IMDb रेटिंग क्या है, अच्छी है, बुरी है, उसकी डिटेल्स में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने जॉली LLB 2 देखी है और डोमिनेटली अगर आपने उसका आखिरी सीन देखा है, उस मूवी का आखिरी जो एक सीन है जहां पे एक बाबा जी को बुला के लाया जाता है, हु इज एक्चुअली एन इम्पोस्टर, जो कि एक टेररिस्ट हैं और बाबा बन के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए हैं, हरिद्वार या वाराणसी में, कहीं पे भी एक्स जगह पे। जब उनकी एंट्री होती है उस कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि इन बाबा जी का इस केस से क्या लेना देना है। बस वही लेना देना, कड़ी से कड़ी, लिंकेज इज बेसिकली द एंटायर आउटलाइन ऑफ दीज टर्म्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को स्टडी करो तो इंडियन एविडेंस एक्ट यही बताता है कि सिर्फ वही फैक्ट हम एविडेंशियरी वैल्यू का समझेंगे या सिर्फ वही फैक्ट हम रेलेवेंट समझेंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैक्ट इन इशू को या तो प्रूव कर दे या फिर डिस्प्रूव कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगेन एन एग्जाम्पल, मान लीजिए वही सेम कंडीशन है, अगर एक्स पर्सन का मर्डर हुआ है, एक्स पर्सन का मर्डर हुआ है, फाइन, एक्स पर्सन का मर्डर हुआ है छत से गिरने से। अब ये सुसाइड है कि मर्डर है कि कुछ और कंडीशन बन रही है, ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं हो पाया है। अब वो व्यक्ति गिरे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक 20 माले की बिल्डिंग से जिसमें वो खुद 18वें माले में रहते थे। फाइन, ही लिव्ड ऑन द 18th फ्लोर एंड ही वाज ड्रॉप्ड समहाउ और ही फेल फ्रॉम दैट 18th फ्लोर। अब इन्होंने सुसाइड की है, मर्डर हुआ है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता है। फाइन, अब ध्यान से समझिए, वैसे कोई रैंडम एक्स पर्सन किसी एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट के 15वें या 18वें या 20वें माले पे रह रहा है, क्या सिर्फ ये फैक्ट एक एविडेंस है?
Just answer me yes or no. At random, I'll repeat my question for you. At random, a random person is living in a random apartment at a random floor. Is it an evidence? Just this fact? Very good. हाँ, मथुरा में था वो. Fine. Yes, very good. प्रद्युम्न, गिरीश, absolutely correct. सोचो, दिमाग लगाओ. वेरी गुड. मीनाक्षी, अपूर्व, सौम्या, चिरायु, स्नेहा, नितिका, आदित्य, वत्सल, प्रखर, संस्कृति, श्री. फाइन. जस्ट थिंक अबाउट इट. इट इज अ फैक्ट. यस, चेतना, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. इज इट अ फैक्ट दैट ही लिव्ड इन अ प्लेस, in an apartment on a specific floor? Is it a fact? Yes, it is a fact. But will this fact be relevant at random condition? No. लेकिन जैसे ही हमने इस फैक्ट को देखा in contrast to whether he died of suicide or murder was the cause of his death, ये फैक्ट क्या बन गया? एक एविडेंस बन गया. समझ में आया? इसको सोचो, कनेक्टिविटी को पकड़ो. अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं जहां पे आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइन, तो एट रैंडम ये फैक्ट किसी के लिए भी एविडेंशियरी वैल्यू तब तक नहीं रखेगा जब तक आपके किसी कॉलीग ने ग्रीन विद एनवी या जलन के कारण आपकी डेथ ना कॉज कर दी हो. और क्या उसने आपकी डेथ कॉज की? ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा. और आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे थे, वो व्यक्ति पीछे रह जा रहा था, आपके और उसके बीच में कोई कहा सुनी हो गई XYZ, तब ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या हो गए? रिलेवेंट फैक्ट हो गए. और तब ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या होल्ड करेंगे? एक एविडेंशियरी वैल्यू होल्ड करेंगे. That is the point that you need to understand. Fine? That is the point that you actually need to understand in context to specifically this point of relevant facts. Fine? Just a second, guys. Fine? Now, moving further, यहां तक तो बात हो गई फैक्ट की. एविडेंस हमारे यहां हुए ओरल या डॉक्यूमेंट्री टाइप के. अब मुझे आप ये बताइए कि अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस किसी व्यक्ति को एक डैगर से, एक छुरे से मारा गया है, फाइन, या एक गन है और उस गन से शूट किया गया है. लेट्स से फॉर इंस्टेंस देयर इज अगेन अ मूवी बाय द नेम ऑफ शॉशैंक रिडेम्पशन. शॉशैंक रिडेम्पशन में देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ एंडी. Fine, even if you haven't seen the movie, just understand, just relate it with the circumstances. एंडी ने अपनी वाइफ की डेथ कॉज की है, और उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ कॉज की है बाय या वाया अ गन. कैन यू टेल मी कि गन कैसा एविडेंस है? वेदर इट इज अ ओरल एविडेंस और अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? बताइए. जस्ट टेल मी. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. एविडेंस दो टाइप के होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, जैसा सेक्शन 3 बता रहा है. तो गन ओरल एविडेंस होगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा? ओके, सो ऑल द रॉन्ग आंसर्स, एक साथ सारे रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं यहां पे. दैट इज द फन पार्ट. दैट इज द फन पार्ट. वी ऑलवेज commit this mistake. ये होती है, गलती होना बहुत नेचुरल है. फाइन. इज इट हाँ, मीनाक्षी हैज आंसर्ड दिस करेक्टली, प्रद्युम्न हैज आंसर्ड दिस करेक्टली. कुड बी आइदर, ओनम इज सेइंग. ओके, यस, काव्या ने एक करेक्ट आंसर दिया है. काव्या इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली. हाँ, relevant fact है, material fact है, that's absolutely correct. Yes, this is more of a absolutely correct, Shireen. This is a material evidence, but this is more of a circumstantial evidence. Also,
नोन एज, जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आगे देखने को मिलता है बट एविडेंस की डेफिनेशन में देखने को नहीं मिलता. द टर्म इज रियल एविडेंस. फाइन. रियल एविडेंस. अरे भाई, आप किसी व्यक्ति को हैंग करके मार दे रहे हो, फाइन, तो वो रोप जो है वो डॉक्यूमेंट है क्या? डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट ही होता है, कागज ही होता है, कागज पे लिखे हुए शब्द ही होते हैं. दैट्स व्हाट अ डॉक्यूमेंट इज. ओरल का मतलब बोली हुई बात होती है, एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशंस होते हैं. ओरल का मतलब गन थोड़ी ना होता है. ओरल का मतलब या वर्बल का मतलब किसी भी तरीके से वो स्टोन नहीं हो सकता जिससे गणेश गायतोंडे ने अपने फादर की डेथ कॉज की. ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सारे एविडेंसेस होते हैं रियल एविडेंसेस या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. फाइन. इन वन ऑफ माय सेशंस मैंने ये एविडेंस दिया, मैंने ये रादर एक एग्जांपल दिया भी था कि जब आप अगर देखें क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 में, तो वहां पे भी स्पेसिफिकली इस पॉइंटर की बात की गई है कि एक एक्स पर्सन ने अपने हस्बैंड को मारा with the biggest knife in their house, with the biggest chopping knife in their house. अब वो नाइफ ना तो ओरल एविडेंस है, ना ही वो नाइफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. दैट नाइफ इज अ रियल एविडेंस. सो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एविडेंस जो कि एविडेंस की डेफिनेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट की एविडेंस की डेफिनेशन आपको नहीं बताती. वो सिर्फ और सिर्फ बताती है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में. लेकिन हम आगे ये चीज देखते हैं कि कई जगहों पे रियल एविडेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं. फाइन. ये तो एक ओवरव्यू की बात हो गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज एविडेंस. एविडेंस एक्ट किन चीजों के अराउंड घूमता है और एविडेंस में क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, और जिन चीजों के अराउंड एविडेंस एक्ट घूमता है वो क्या होती हैं. ये तो हमने सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट का एक ऊपरी सतही तौर पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो. अच्छा, अगर ये इशू आ रहा है कि बीच बीच में अगर कभी क्लास बफर कर रही है, वैसे जनरली इट डजंट हैपन, आज पता नहीं क्यों हो रहा है, जस्ट रिफ्रेश द क्लास. फाइन. रिफ्रेश कर लीजिएगा, इट विल बी वर्किंग. फाइन. जस्ट रिफ्रेश इट वंस. फाइन. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं. अब आप लोग मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इट अ सब्सटैंटिव लॉ और इट इज अ प्रोसीजरल लॉ. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए. इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ. एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इन दोनों लॉज के बीच में डिफरेंस पता होगा क्योंकि हम जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, और रादर वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ. सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से बताइए. Many a times they are the same but they can be different, क्योंकि circumstances के basis पे जो evidences lift किए जाते हैं या जिनसे हमें circumstances की जानकारी मिलती है वो circumstantial evidences होते हैं. On the other hand, mostly in terms of articles that are lifted in context to a particular offense that has been committed, वो कहलाता है real evidence. ठीक है? Yes, absolutely correct. Absolutely correct. So we've got all the answers over here. The term that is basically used in terms of Indian Evidence Act is the term that is, yes, absolutely correct. Fine. सारे answers यहाँ पे आ गए हैं. The answer is Indian Evidence Act is a procedural law. Indian Evidence Act is a procedural law. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां तक सब कुछ सही जा रहा है. अब मुझे आप लोग सिंपल सी भाषा में बता दो, सिर्फ सिंपल सी भाषा में बताना, ये ऑफेंस हुआ, एक टाइमलाइन पे चलते हैं. ये ऑफेंस हुआ, ये ऑफेंस को रिपोर्ट किया गया,
यहां तक ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पे कोर्ट ऑफ लॉ ने उस मैटर का कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने का मतलब उसे इंफॉर्मेशन में लिया। ऑफेंस यहां कमिट हुआ, रिपोर्ट यहां पे दायर की गई, इन्वेस्टिगेशन यहां पे हुआ, यहां तक हुआ और यहां से पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहां पे कोर्ट ऑफ लॉ ने उस मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। दिस इज पार्ट ए, दिस एंटायर एरिया इज पार्ट बी एंड बियॉन्ड दिस इज पार्ट सी। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कहां पे ऑपरेटिव है, ए में, बी में या सी में। लेट्स जस्ट सी। Indian Evidence Act is operative whether at A, B or C. C is basically beyond cognizance. Let's see. Okay, correct answers. Kimi, Shreya, Amar, शुभ का गलत हो गया, सौम्या, शिरीन करेक्ट है, विवेक, अक्षता, कृति, चेतना, चिरायु, हिमांशु, प्रद्युम्न, शुभम, दुष्यंत। इंडियन एविडेंस एक्ट कहां पे ऑपरेटिव है? जब ऑफेंस हुआ तब इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपरेशन में आ गया। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी क्या तब इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपरेशन में आ गया? या जब कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्चुअली जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तब इंडियन एविडेंस एक्ट सीन में आया? Fine. Okay, so there are different answers, but the answer to this simple question is Indian Evidence Act सिर्फ ऑपरेट हो रहा है यहां पे। That's it. Indian Evidence Act यहां पे ऑपरेटिव नहीं है। Indian Evidence Act यहां पे भी ऑपरेटिव नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस के बाद ऑपरेशन में आया। रीजन बीइंग क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपरेट करता है इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फाइन, जब तक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं होंगी तब तक इंडियन एविडेंस एक्ट का सवाल ही पैदा नहीं उठता। यहां पे तो सिर्फ एविडेंस का कलेक्शन होता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, यहां पे उन एविडेंस को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर एविडेंस तो यहां पे भी होगा, जब ऑफेंस हुआ तो यहां कोई ना कोई ओरल एविडेंस हो सकता है, ओरल टेस्टिमनी हो सकती है। अगर ऑफेंस हुआ तो रियल एविडेंसेस हो सकते हैं, चाकू हो सकता है, बंदूक हो सकती है, कोई और हथियार हो सकता है जिससे मर्डर हुआ, या फिर कोई भी और रियल एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंसेस यहां पे तो हैं। तो फिर हम इसे इंडियन एविडेंस एक्ट के परव्यू में क्यों नहीं ले रहे? या फिर यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों ऑपरेशन में नहीं है? इस पॉइंट के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपरेशन में क्यों है? रीजन बीइंग इंडियन एविडेंस एक्ट आपने बताया प्रोसीजरल नेचर का है। इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा जो प्रोसीजर है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट कि इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान एप्लीकेबल होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से पहले ये सारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है। यहां पे जो पर्टिकुलर इंक्वायरी चल रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की इंक्वायरी चल रही है, या फिर एविडेंस गेनिंग, कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस की इंक्वायरी चल रही है। ऑन द अदर हैंड जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट को इन टोटो देखते हो तो एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत कब पड़ती है? मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन में। जजमेंट राइटिंग का बैकबोन कहलाता है उसका मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन। मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकता है आज बोलूं जिन्हें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इस चीज को बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से समझना कि मार्शलिंग और अप्रिसिएशन होता क्या है। देखो समझो, जब आप एक जज बनेंगे तो आप जब जज बनेंगे तो जज का सबसे बड़ा काम क्या होता है? जजमेंट देना। अब जजमेंट देने का क्या मतलब है? दोनों पार्टीज जो आ रही हैं आपके पास उनके मामलों को सुन करके उनका निपटारा करना, यही जजमेंट होता है।
यही चीज आप जजमेंट में लिखते हो। पर जो भी एविडेंसेस दिए जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस, क्या वो एविडेंस आपके काम के हैं या आपके काम के नहीं हैं, या कितने टाइप्स के ऐसे एविडेंसेस हो सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है while giving your judgment, that is what is decided by the Indian Evidence Act। भाई एविडेंस तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा एक्स पर्सन आके बोल सकता है कि मैं एविडेंस देना चाहता हूं इस मर्डर केस में जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसे केस में इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपरेशन में आता है? हाँ, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या दिया जाने वाला एविडेंस रेलेवेंट है या नहीं है। और जब बात आती है मार्शलिंग और अप्रिसिएशन की, तो मार्शलिंग का मतलब होता है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस दिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, कि ए पर्सन को एक्स जगह से या एक्स दुकान से, एक्स शॉप से खरीदते देखा गया एक नाइफ को। फाइन, अ पर्सन ए बॉट अ नाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप, ये प्रोसिक्यूशन ने कहा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना था कि उसी नाइफ से ए पर्सन ने बी पर्सन की डेथ कॉज की है। फेयर इनफ। अब ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सब की सब इंपॉर्टेंट होंगी प्रोसीडिंग्स में। फाइन, तो इससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने रखे वो आपने सुन लिए। फिर इससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस डिफेंस ने दिए उन्हें भी आपने सुन लिया। फिर आप उन सारे के सारे एविडेंसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक ऑर्डर में लिखते हो कि हाँ भाई ये था पॉइंट और इस पे प्रोसिक्यूशन ने ये दो बातें कही और फिर डिफेंस ने ये दो बातें कही। ये होता है एविडेंस को मार्शल करना, यानी एविडेंस को एक पंक्ति में बिठाना या उन्हें लाइन अप करना और फिर उसके बाद डिसाइड करना इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिस पे कि क्या ये एविडेंस मुझे प्रोसिक्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं जजमेंट देने के लिए या फिर डिफेंस की तरफ ले जा रहे हैं जजमेंट देने के लिए। तब जरूरत पड़ती है इंडियन एविडेंस एक्ट की। आपको मार्शलिंग के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितना आपको जरूरत पड़ेगी इंडियन एविडेंस एक्ट की अप्रिसिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो जेड पर्सन ने यह कह दिया कि जो आप कह रहे हो ना कि ए पर्सन ने एक रैंडम एक्स शॉप से एक नाइफ खरीदा, उस दौरान तो वो ए पर्सन मेरे साथ था। दैट पर्सन ए whom you are alleging to have bought a knife from a particular shop was at that given time at my place। तो क्या हुआ यहां पे? सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी का एप्लीकेशन लगा। फाइन, ब्रॉडली प्ली ऑफ एलिबी के अलावा भी यहां पे बहुत चीजें, बट प्ली ऑफ एलिबी का एप्लीकेशन लगा कि भाई मैं तो वहां पे था ही नहीं। अब ऐसे में क्या होगा? आपका मार्शलिंग करने के बाद, यानी इन चीजों को क्रमबद्ध करने के बाद आप इन्हें कैसे अप्रिशिएट करोगे कि यार देखो बात तो सही है लेकिन उस वक्त ए तो जेड के साथ था बाय एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फिर इस कंडीशन में ए पे ये वाला कंडीशन तो सिद्ध नहीं होता कि उसने एक शॉप से क्या खरीदा? नाइफ खरीदा। समझ में आया? इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट की आपको जरूरत कहां पड़ी? कॉग्निजेंस के बाद, जब आपने उस मामले का संज्ञान ले लिया, जब आपने उसकी प्रोसीडिंग्स को शुरू किया, तब एक्चुअली आकर के आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्चुअल जरूरत पड़ी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी इंक्वायरी चल रही थी ना, वो पूरी की पूरी इंक्वायरी किस नेचर की थी? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की थी। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो पुलिस कर रही थी, अगर बिफोर ट्रायल वाली इंक्वायरी हो रही थी तो दैट वाज फॉर द फ्री कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, वो जुडिशियल इंक्वायरी का पार्ट नहीं थी।
जुडिशियल इंक्वायरी कब होती है? जब ट्रायल प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद जज साहब उसमें उस पर्टिकुलर मैटर में दिए हुए सारे एविडेंसेस को क्या करते हैं? वे करते हैं, वेटेज देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, तराजू किसकी तरफ झुक रहा है, यह डिसाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक, अब यहां तक जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई, क्या वो आप लोगों को समझ में आई? मैं समझ रहा हूं, मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो या नहीं सुनी हो या पहली बार सुनी हो, लेकिन एक एक चीज क्या आप लोगों को समझ में आई? थोड़ा सा ये पूरा जाला है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेसिकली अ वेब, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। फैक्ट दो टाइप के होते हैं, एविडेंस दो टाइप के होते हैं, लेकिन एक और टाइप होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत पड़ती है पूरी राम कथा होने के बाद, यानी कि कॉग्निजेंस के बाद। यहां तक सारी चीजें समझ में आई? यस, फाइन, समझ में आया? अभी तक जो भी पढ़ा, क्या वो चीज, क्या वो फंडा, क्या वो फैक्टर आप लोग को समझ में आया? ओके, वेरी गुड, अंडरस्टूड, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, फाइन 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 फाइन, ठीक, फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, फाइन, एकदम बढ़िया से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस भी मुझे यहां पे स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। उन क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन ब्रेक दूंगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी सारी चीजें समझ में आई? फाइन, आई मेड इट वेरी क्लियर, सिंपल टर्म्स में, फाइन, सिंपल टर्म्स में। आई बिलीव देयर वाज अ क्वेश्चन बाय ओनम एंड देयर वाज अ क्वेश्चन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिएगा। फाइन, सो नाउ मूविंग फर्दर, ये पूरा जंजाल है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब आप अपनी बेयर एक्ट खोलिए, अब बेयर एक्ट को ओपन कीजिए। बेयर एक्ट की जितनी चीजें हैं ना, उसके बारे में अब आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को खोल के देखिए, जस्ट ओपन द बेयर एक्ट, फाइन, इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपन इट, जस्ट ओपन इट इन द सिंपलेस्ट वे, फाइन। क्या है पूरा एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्ट नंबर 1 of 1872, just open it in your bare acts, act number 1 of 1872। अच्छा, एक्ट नंबर 1 1872 का है। इसमें इन टोटल इसमें है 167 सेक्शंस, फाइन, 167 सेक्शंस हैं यहां पे, और टोटल 11 चैप्टर्स हैं, फाइन, 167 सेक्शंस एंड टोटल 11 चैप्टर्स। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अल्फाबेट्स हुए? 11 अल्फाबेट्स हुए, फाइन। सेक्शन नंबर आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि छोटा सा एक्ट है, फाइन। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर्स हैं 11, और टोटल सेक्शंस कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आर 167। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, फाइन। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के शॉर्ट टाइटल या एक्सटेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट ऑफ दैट एक्ट, ऑफ दिस एक्ट रादर, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स से इट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस इज अ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दिस इज अ शॉर्ट टाइटल, फाइन, छोटा टाइटल है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 of 1872, this is the long title of your act, fine, this is the long title of the Indian Evidence Act. short title क्या? Indian Evidence Act 1872, long title क्या? Indian Evidence Act 1872, act number 1 of 1872, fine. Now in the simplest form, टोटल 167 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स का एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा ये एक्ट है। अब देखिए, अब इसको बहुत आराम से समझिएगा, फाइन।
सबसे पहले तो स्पेसिफिकली हम सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, ठीक। और सेक्शन 1 में ही आपकी काफी ज्यादा एक क्लैरिटी आएगी, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप एविडेंस को एक नए नजरिए से देखोगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। सो सबसे पहले सेक्शन 1 को देखते हैं। सेक्शन 1 पे आने से पहले एविडेंस की एक बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए। जस्ट राइट डाउन अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एविडेंस। फाइन, I'll dictate it to you. Just write this down. Evidence that dash facts or observation presented in support of an assertion. Facts or observations, underline कीजिएगा बाद में से. Fine. Facts or observations presented in support of an assertion. Now what exactly is an assertion? क्या तुम वहां पे गए थे? हाँ मैं गया था। सबूत दिखाओ, ये लो टिकट। फाइन। मैं अगर कहूं कि कल मैं लखनऊ से होके आया हूं, तो मेरे पास एक सबूत के तौर पे लखनऊ का टिकट तो बनता है। वहां अगर मैं किसी को छोड़ने ही गया था या कहीं और गया था, तो उससे रिलेटेड कोई रसीद तो दिखेगी। तो अपने फैक्ट को या रादर अपने असर्शन को जब आप किसी भी फैक्ट द्वारा प्रूव करो, फाइन, या फिर अपने असर्शन से, फाइन, अपने इन सपोर्ट ऑफ एन असर्शन आप कोई भी फैक्ट दो, वो क्या कहलाता है? एक एविडेंस कहलाता है, ठीक। मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर सालुंखे का एग्जाम्पल लें जो सीआईडी में है, फाइन, सीआईडी अब बंद हो गया, थैंक गॉड, बट अगर डॉक्टर सालुंखे का आप एग्जाम्पल लो, तो डॉक्टर सालुंखे की कही हुई हर एक बात, हु इज डॉक्टर सालुंखे? ही इज द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक्सपर्ट एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एसीपी प्रद्युमन। फाइन। इनका काम क्या है? ये एक ओपिनियन देते हैं कि एसीपी साहब, मेरे हिसाब से ये जो मृत्यु है वो हार्ट फेल होने से हुई है, या फिर जहर खाने से हुई है, या फिर स्टैब किए जाने से, गला रेतने से हुई है। ये सारी चीजें जो बोली जा रही है ना, ये फैक्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशन है, और आप इसे क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो अपने एजर्शन से। फाइन। देखो, इस व्यक्ति को जहर देके मारा गया, कैसे प्रूव करोगे? पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है ना। इस व्यक्ति को बार बार चाकू से गोद करके, स्टैब करके मारा गया, कैसे प्रूव करोगे? उसकी बॉडी पे जो नाइफ के, डैगर के मार्क्स होंगे, ये क्या है? चाकू से गोदा है, असर्शन। बॉडी पे मार्क्स हैं, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस। सो द फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस इन support of an assertion is basically an evidence. Simple, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पूरा बिल था, एक्ट तो बाद में बना, 2 डेट्स हैं, फाइन, एक है 15 मार्च, दूसरी है 1 सितंबर। ये जो बिल था, अच्छा 2 डेट्स होती हैं, कौन सी होती हैं? एक इनैक्टमेंट और दूसरी एनफोर्समेंट। इनैक्टमेंट जिस दिन वो बिल एक्ट बना, और एनफोर्समेंट मतलब जिस दिन वो एक्ट लागू किया गया, या जिस दिन से वो एक्ट लागू किया गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनैक्टमेंट एक्ट बन गया, एनफोर्समेंट लागू हो गया। फेयर इनफ। नाउ जस्ट टेल मी वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ लेक्स लोसी लॉ या लेक्स लोकी लॉ और अ लेक्स फोरी लॉ। दोनों का मीनिंग बता देता हूं। लेक्स लोकी लॉ मतलब लॉ ऑफ द लैंड, लेक्स फोरी लॉ मतलब लॉ ऑफ द फोरम या लॉ ऑफ द कोर्ट। ये मत सोचना लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड, लेक्स लोकी लॉ ऑफ द प्लेस, लेक्स फोरी लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड नहीं, या फॉरेन लॉ नहीं, इट मींस लॉ ऑफ द फोरम। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? अब ये तो आपकी नॉलेज है, फाइन। इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स लोकी लॉ है या लेक्स फोरी लॉ है? फाइन, वेरी गुड। हैनी, हिमांशी, निहारिका, ओके, शुभम, वत्सल, काव्या, मीनाक्षी, प्रियांशा, शिरीन, ओनम, चेतना, अमित, चिरायु, अपूर्व,
एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिशा, अमर, द्रुतिका, अपूर्व, गिरीश, कृति, दुष्यंत, फाइन, प्रद्युम्न, आदित्य, अदीबा, ओके नाउ क्विक आंसरिंग, बहुत तेजी से जा रहे हैं आंसर्स। प्रिया, फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज लॉ ऑफ द फोरम, जिस कोर्ट में लगाया गया उसके हिसाब से ये ढल जाएगा। पानी है ये, इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेसिकली वाटर। आप सिविल प्रोसीडिंग्स में लगाओ तो उसके हिसाब से ढल जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लगाओ तो उसके हिसाब से ढल जाता है। लॉ ऑफ द फोरम है, लॉ ऑफ द कोर्ट है, जहां पे लागू करना चाहो वहां पे इसको मुंह उठा के लागू कर दो, ये लागू हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर द प्लेसेस जिसके लिए ये खुद ही मना कर रहा है कि भैया मुझे यहां लागू मत करना, मैं इन जगहों पे लागू नहीं होता, बाकी मैं हर जुडिशियल प्रोसीडिंग में, हर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लागू होता हूं। दैट इज अ फैक्ट। फाइन, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट, लेक्स फोरी इन नेचर। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पूरा बिल ड्राफ्ट हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट का, कैन यू गाइज टेल मी कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? हु इज द पर्सन हु हैज टू बी क्रेडिटेड फॉर या गिवन क्रेडिट्स फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? काफी फेमस व्यक्ति हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में कि इनमें से कौन उस लॉ कमीशन का पार्ट नहीं है जिसने इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया था इन द ईयर 1834-1840। सो 4 नाम आते हैं इंडियन पीनल कोड के लिए, 4 ही नाम मैटर करते हैं, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैक्लियोड, लॉर्ड मिलेट एंड लॉर्ड एंडरसन। इसके अलावा जो भी 5वां नाम है वो आपका गलत आंसर है, वही आपको मार्क करना है। यहां पे किसको जाता है क्रेडिट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, बहुत सारे नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। यस, हैनी, द्रुतिका, क्षितिज, किमी, प्रियांशा, फाइन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अदिति, परफेक्ट, फाइन। द आंसर, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, जेम्स फिट्ज स्टीफेंस, फाइन। द आंसर इज सर जेम्स स्टीफेंस। ये कई बार प्री का क्वेश्चन बनता है, 1-2 बार, फाइन। अच्छा, जेम्स स्टीफन ने ये पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट कहां से इसका आइडिया उन्होंने लिफ्ट किया था? कैन समबडी टेल मी दिस? थोड़ा सा अब हिस्ट्री में जा रहे हो तो ढंग से जाओ। जेम्स स्टीफन्स इज क्रेडिटेड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट टेल मी हु इज गिवन द क्रेडिट, या रादर if James Stephen has drafted the bill of Indian Evidence Act, उनका source of motivation क्या था, या फिर उन्होंने ये idea of Indian Evidence Act कहां से लिया? Yes, now we get some interesting answers. English law, UK, fine, okay. Common law, नहीं, रहने दो, यहां पे बुद्धि ना लगाई जाए, क्योंकि जनरली इस लेवल के क्वेश्चंस कभी कभी पीसीएसजे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फाइन, पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि चलिए आपका फेवरेट एक्ट कौन सा है? उन्होंने कहा भाई मेरा फेवरेट एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। उनसे पूछा गया बिल किसने ड्राफ्ट किया? उन्होंने बता दिया सर जेम्स स्टीफन ने। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि बस आप ये बता दीजिए कि जेम्स स्टीफन्स ने वो एब्स्ट्रैक्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी आप देखते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट कहां से लिफ्ट किया? आपका फेवरेट है ना, तो बताइए कि अगर आपका फेवरेट एक्ट है तो इन्होंने बनाया, बट इन्हें मोटिवेशन कहां से मिला था? जस्ट राइट दिस डाउन। दिस एब्स्ट्रैक्ट, दिस बिल वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम टेलर्स बुक है ये, फाइन, टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस, फाइन। अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये कोई नहीं डिस्कस करेगा आपसे, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है। भाई साहब, आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहां दिया हुआ है, वो तो आप प्री और मेंस में ऑलरेडी लिख के आ चुके हो। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, अगर आपने
खुदा ना खास्ता LLM कर लिया तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि अच्छा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर आपने कर ही लिया है LLM तो बस इतना बता दीजिए कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बताओ अब 1948 का UDHR है, उसके कौन से आर्टिकल में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है? ऐसे फंसाया जाता है। तो समझिए ऐसे, दैट इज हाउ, फाइन, यस, दैट इज हाउ दिस इंटायर थिंग ऑपरेट्स। फाइन, ये ध्यान रखिएगा, टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस से एब्स्ट्रैक्ट लिया गया था, मोटिवेशन कहते हैं उसे, लिफ्ट करना कहते हैं उसे, ये था वाया सर जेम्स स्टीफेंस। फाइन, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, सर जेम्स फ्रिट्ज स्टीफेंस, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। फाइन, एंड टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस। अब आते हैं बेयर एक्ट पे। अब चलो आगे बढ़ो बेयर एक्ट की तरफ। बेयर एक्ट सबसे पहले आपको बोल रहा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाय इनैक्टेड एज फॉलोज। फाइन, ठीक है, ये स्पेसिफिकली बोल रहा है 3 वर्ड्स के बारे में, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। कंसोलिडेट है मतलब कि ये स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट को एक कंप्लीट कोड बनाने की कोशिश है। बट क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट है? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर कोई अगर चीज होती है तो क्या उसका एप्लीकेशन इंडियन एविडेंस एक्ट पे नहीं आता? तो माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट is exhaustive in nature। exhaustive का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो सर्वे सर्वा, ठीक है, सर्वज्ञ ज्ञाता, इसके बाहर तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ हो ही नहीं सकता एविडेंस में। इज इंडियन एविडेंस एक्ट एन एग्जॉस्टिव एक्ट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड अजय, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। Absolutely correct. Yes. Now, एक साथ सीधे सीधे, फाइन, ठीक। हाँ, अदिति हैज वेल इलैबोरेटेड हर आंसर। शी हैज सेड कि ये एग्जॉस्टिव है इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आर डेल्ट इन इट। तो जितना भी इंडियन एविडेंस एक्ट में सब्सटेंस दिया हुआ है उससे रिलेशन में ये एक्ट एग्जॉस्टिव है। लेकिन अगर इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, तो इट इज इन टोटो टॉकिंग अबाउट द एंटायर रेल्म ऑफ द वर्ड एविडेंस, and in that case the term that you need to the answer that you need to give is it is not exhaustive in nature. Fine, Indian Evidence Act is not exhaustive, although it is covering almost all the aspects related to evidence and proving them in the court of law, but Indian Evidence Act is not exhaustive. Consolidate word यूज किया गया है, इसीलिए दिमाग में खुरापात चलती है कि हाँ यार कंसोलिडेट वर्ड है मतलब क्लब कर रहा है हर चीज को। अगर सब कुछ कंसोलिडेट हो ही गया तो why not is it a complete code, or why is it not a complete act in itself? Why is it not exhaustive? Exhaustive इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये इंक्लूसिव नेचर रखता है, एविडेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कंसिडर दिस टू बी अ नॉट एग्जॉस्टिव एक्ट। इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जैसा अभी अदिति ने कहा, लेकिन इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। ठीक है, दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। Yes, it can be referred for refreshing memories also and other reasons as well. Fine? ठीक है? It is comprehensive in nature. हाँ, yes, it defines the notion of law of evidence. That is the reason why it is comprehensive in nature. Fine? Now, moving further towards the sections. Fine? So, part 1 जो है आपका वो relevancy of fact से deal करता है, preliminary. पहले तो हम सेक्शन नंबर 1 को देख लेते हैं और सेक्शन नंबर 3 को सुपरफिशियली देखते हैं और पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट
बोल रहा है दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ठीक है, ये बात हमें पता है. मूविंग फर्दर, it says it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceedings. Wait, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है? बताइए जरा. इज इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर और नॉट? और अगर एप्लीकेबल है तो इट इज एप्लीकेबल बाय वर्च्यू ऑफ विच प्रोविजन? इस पे क्वेश्चन बन सकता है. स्पेसिफिकली अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चंस राजस्थान में बहुत बनते हैं. फाइन, राजस्थान का अगर आप 2018 वगैरह का पेपर उठा के देखें तो वहां पे अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे. 2013 के जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे रिलेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे. फाइन. सो अगर आप आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इनफैक्ट डीजेएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए. फाइन. हाँ, आर्टिकल 370 तो हटा दिया है. यस, एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर. फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, ये चीज मैंने अपने रैपिड रिवीजन में बताई भी थी. एब्सोल्युटली करेक्ट. बाय वर्च्यू, फाइन, आई विल टेल यू, बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, एंट्री नंबर 44, टेबल नंबर 1, शेड्यूल 5th या 5th शेड्यूल वाया section 95 and 96 of the J&K Reorganization Act. J&K Reorganization Act. Remember this fundamental point, dear students. इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस अब बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं. जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग इन देयर इनहेरेंट नेचर ऑफ पुटिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस. ये ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा ओवरलुक करते हैं, कभी ध्यान नहीं रखते और इनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं. फाइन. सो रिमेंबर दिस. आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन सी एंट्री है, कौन से टेबल में दिया है, कौन से शेड्यूल में दिया है, कौन से सेक्शन के वर्चू से चलता है. बेसिकली इट इज सेक्शन नंबर 95 which says कि all the central laws shall be applicable on the union territory of Jammu and Kashmir. Number 1. Number 2, and those central laws which has to be applied in the state of Jammu and Kashmir, or now to be called as the Union Territory of Jammu and Kashmir, will be provided in the 5th schedule, table number 1, and specifically in terms of Indian Evidence Act, what is the entry number? Entry number 44. तो basically यहाँ पे मेरे कई पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं. सबको ये बता दूं कि जितना भी चीजें आप पढ़े ना किसी भी एक्ट में, उसका सेक्शन का डाइसेक्शन करते चलो. सेक्शन का डाइसेक्शन करोगे फट से एक्ट रट जाएगा. सेक्शन का डाइसेक्शन नहीं करोगे तो किताबें तो हम बहुत पढ़ते हैं. खैर, मूविंग फर्दर, and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials other than court martials convened under the Army Act, Naval Discipline Act, or the Indian Navy Discipline Act, or the Air Force Act. ये किस टाइप का जंजाल है भाई? आप बोल रहे हो कि इन ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सारी के सारे जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे उस पे ये पूरा का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा. फिर आप ये भी कह रहे हो कि कोर्ट मार्शल जहां पे आता है सीन में, कोर्ट मार्शल पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा. फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि नेवी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा? ये कैसा, मतलब किस टाइप का आपने एरर कर दिया ड्राफ्टिंग में कि आप ये पॉइंट मिस कर गए कि अगर आप इन एक्ट्स को ही हटा दोगे तो कोर्ट मार्शल पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू कैसे हुआ? जरा बताइए. कैन समबडी टेल मी?
we are saying that it is applicable in case of this Indian Evidence Act is applicable in cases of court martial. But then again, we are saying that it is not applicable in cases of Indian Navy Act, in Navy Disciplines Act, Air Force Act. How is this happening? Can somebody tell me? Can somebody explain this point to me कि ये हो कैसे रहा है? बताइए जरा. Let me see. यही तो that is the entire fun part ना. That is the entire fun part of discussing this entire thing. अच्छा, स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके लिए. ओके, स्पेशल प्रोविजंस हैं. इज दैट द रीजन? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सन्नाटा. प्यार से समझो इसे. जब आप बात करते हो, अभी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे आए भी नहीं है, पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे आएंगे, इसको समझना. जब आप बात कर रहे हैं, फाइन, others are disciplinary administrative proceedings before tribunal. Exactly. Shubham has answered this correctly. Fine. Shubham Jain, इन्होंने सही आंसर दिया है. The answer is these acts, जितने भी acts आप पढ़ रहे हैं ना, these are old acts. Fine. ये सभी के सब क्या हैं? Old acts हैं. ये pre-independence acts हैं. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट्स नहीं हैं. अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट्स की बात करें, इंडियन नेवी एक्ट की बात करें, एयरफोर्स एक्ट की बात करें, या आपके आर्मी एक्ट की बात करें, सब में यह चीज दी हुई है दैट इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल. इट इज एप्लीकेबल ऑन कोर्ट मार्शल्स. समझना है इस बात को. कोर्ट मार्शल्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है. लेकिन कौन से एक्ट्स पे? जितने भी न्यू एक्ट्स हैं. फाइन, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा. फाइन, लेकिन जितने भी न्यू एक्ट्स हैं, न्यू इंडियन नेवी एक्ट यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो नेवी एक्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो एयरफोर्स एक्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो आर्मी एक्ट है, उन सब पे क्या एप्लीकेबल है? इंडियन एविडेंस एक्ट. लेकिन जितने भी ये पुराने टटपुंजिये से हमें एक्ट्स दिए हुए हैं, उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है. फाइन, दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड स्पेसिफिकली. फाइन, हाँ, कोर्ट्स अलग से मेंशन होने की बात यहां पे नहीं है बेटे. यहां पे स्पेसिफिकली द पॉइंट इज कि इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने जो एक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो नए एक्ट्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के आर्मी या एयरफोर्स एक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल है. फाइन, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक, क्या मूविंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी. फाइन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की यहां पे बात की गई है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल या अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट. अब सबसे पहले तो यही लगता है, ये एकदम सब कुछ सही चल रहा था. इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. समझ में आ रहा है? इन और बिफोर एनी कोर्ट क्या है? बहुत सिंपल सा फंडा है. इन, आप बेसिकली एक प्रीमाइस की बात कर रहे हो जहां पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं. बिफोर इज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शंस, एंड उन्हें भी क्या रेफर किया जाता है? कोर्ट. ये चीज आपने पढ़ी है. कोर्ट इज नॉट अ प्रीमाइस. कोर्ट इज अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, और द इंटायर बॉडी विच इज परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शंस. फिर चाहे वो भले से किसी बरगद के पेड़ के नीचे कोर्ट बैठी हो, तो कोर्ट बैठने का यही मतलब है. इन और बिफोर एनी कोर्ट बेसिकली मींस दिस पॉइंट. फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. फाइन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? तो देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को समझने से पहले आप ये देखिए कि इंक्वायरीज जो होती हैं, इंक्वायरीज को आपको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है इन ऑर्डर टू असर्टेन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अब देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते. मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि ये इंक्वायरी चीज क्या है, क्या चिड़िया का नाम है. तो देखिए, जब आपने पूरा प्रोसेस देखा जो अभी मैंने बनाया था, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस टिल कॉग्निजेंस, इंक्वायरी बेसिकली दो टाइप की होती है. इंक्वायरी नंबर 1 इज द जुडिशियल इंक्वायरी,
and inquiry number 2 is the administrative inquiry. फाइन, जुडिशियल इंक्वायरी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। अब कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी पढ़ा होता है अच्छे से या ऊपर ऊपर से, तो भी आपने 2-3 वर्ड सुने होते हैं। पहला वर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा वर्ड होता है इंक्वायरी और तीसरा वर्ड होता है ट्रायल। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम, इंक्वायरी कोर्ट का काम और ट्रायल भी कोर्ट का काम, विच इज करेक्ट। बट जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होते हैं दोनों का ही पर्पस होता है एविडेंस को कलेक्ट करने का। मोटे मोटे तौर पे दोनों की अपनी डेफिनेशन है सीआरपीसी में, लेकिन दोनों का ही पर्पस क्या होता है? यहां पे पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोर्ट ऑफ लॉ को लगा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, मैंडेटरी एफआईआर करवा सकती है कोर्ट। फेयर इनफ। अगर कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मामला आया, कोर्ट ने सोचा कि क्या मैं भाई इसका कॉग्निजेंस लूं या नहीं लूं, क्योंकि मुझे अभी भी इस पर्टिकुलर मामले में श्योरिटी नहीं आ पा रही है वेदर आई शुड स्टार्ट विद द ट्रायल प्रोसेस और नॉट। सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने लेवल पे भी एक बार इंक्वायरी करवा के चेक कर लेता हूं, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही एक इंक्वायरी करवा के चेक कर लेता हूं क्या कुछ और एविडेंसेस आ सकते हैं जिनके भरोसे पे, जिनके बेसिस पे मैं ट्रायल स्टार्ट करूं। एंड इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस आप एक इंक्वायरी करवाते हैं, आप एक मजिस्ट्रेट हैं, आप एक इंक्वायरी करवाएंगे एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए। सिंपल वर्ड्स, फेयर इनफ। लेकिन ये जो इंक्वायरी है, ये कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जुडिशियल इंक्वायरी की तरह ट्रीट की जाती है। ऐसा नहीं। आप जो ये इंक्वायरी कर रहे हो ना, ये इंक्वायरी आप बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस से करवाते हो, पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिशियल से आप ये इंक्वायरी करवाते हो। यानी कि ट्रायल शुरू करने से पहले आप एक इंक्वायरी करवाएंगे कि क्या इस मैटर में और एविडेंसेस इकट्ठा हो सकते हैं। दैट इज प्री इंक्वायरी या रादर प्री ट्रायल इंक्वायरी, ऑल्सो known as an administrative inquiry. On the other hand, there is a different kind of inquiry जिसे हम in simple terms कहते हैं इंटेरोगेट करना या फिर लोगों की क्रेडिबिलिटी को जज करना, टू टेस्ट देयर क्रेडिट वर्दीनेस, टू टेस्ट देयर वेरासिटी, टू ट्रस्ट, टू चेक वेदर दे आर ट्रस्ट वर्दीनेस और नॉट। वो होती है जुडिशियल इंक्वायरी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने मर्डर होते हुए देखा। क्या आपने सच में मर्डर होते हुए देखा? क्योंकि हमें तो ये चीज पता चली है कि आप उस समय अपने छोटे बेटे को स्कूल से लेने गए थे। अब यहां क्या है, यहां पे भी तो एक इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की नहीं है। ये आप खुद डायस पे बैठ करके इंक्वायरी कर रहे हैं, एंड दैट इंक्वायरी इज अ जुडिशियल इंक्वायरी। And that is the reason why we distinguish judicial proceedings from administrative proceedings. Judicial inquiry from administrative inquiries. These are two different aspects. आप मजिस्ट्रेट होके इंक्वायरी करवा लो, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप इंक्वायरी करवा लीजिए, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल स्टार्ट होने में समय है। जैसे ही आपने ट्रायल स्टार्ट किया और आपने एविडेंसेस बुलवाना शुरू किया कि चलिए प्रोसिक्यूशन एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन काउंसिल, आप अपने एविडेंसेस पेश कीजिए, डिफेंस काउंसिल, आप अपने एविडेंसेस पेश कीजिए, फिर अगर कोई विटनेसेस हैं तो दोनों तरफ से आए, उनका चीफ एग्जामिनेशन हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, नीड पड़े तो री एग्जामिनेशन हो, और अगर फर्दर नीड पड़े तो री क्रॉस एग्जामिनेशन हो। कंफ्यूजन? सिंपल। अगर ये एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर ये सारे एविडेंसेस आ रहे हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत अब आपको पड़ी ना। अब आप पता करोगे कि इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंस है जो मेरे लिए सेक्शन 5 से लेके सेक्शन नंबर 55 तक जरूरी है।
मैं देखूंगा कि वो एविडेंस रेलेवेंट है केस के लिए या नहीं। मैं देखूंगा कि क्या ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आया है ये एडमिशन इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये कन्फेशन सही है या नहीं है, ये डाइंग डिक्लेरेशन काम का है कि नहीं है, या जो ये पुराना जजमेंट कोट किया जा रहा है, कोई जनरल फैक्ट्स कोट किए जा रहे हैं, कैरेक्टर रिलेटेड कोई फैक्ट कोट किया जा रहा है, ये सब रेलेवेंट है या नहीं है। ये सब मैं कैसे करूंगा पता? क्योंकि मैं अभी किस मोड में चल रहा हूं? जुडिशियल इंक्वायरी के मोड में चल रहा हूं। मेरा दिमाग अभी कैसा चल रहा है? मेरा दिमाग अभी इस नेचर का चल रहा है कि इस वेटेज को, इस पर्टिकुलर एविडेंस को तवज्जो देना है या नहीं देना है, इस पर्टिकुलर फैक्ट को मुझे रेलेवेंट मानना है या नहीं मान रहा है। दैट इज व्हेन यू जुडिशियली इंक्वायर इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एविडेंसेस व्हिच आर प्रेजेंटेड इनटू द कोर्ट, एंड दैट इज व्हेन यू से कि यहां चल रही हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और ये अभी तक क्या चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। क्यों? क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो ट्रायल के साथ शुरू होंगी ना बाबू। समझ में आया? ये फंडा है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने की जरूरत है। फाइन, एंड दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पढ़ लिया, कोर्ट मार्शल पढ़ लिया, अब चलते हैं फर्स्ट सेक्शन के बाकी के आधे पार्ट पे। ठीक है, देखिए बाकी का आधा पार्ट क्या कह रहा है? बाकी का आधा पार्ट सिंपली आपको बोल रहा है but not to affidavits presented to any court or officer, fine, nor to proceedings before an arbitrator. Fair enough, हमने मान लिया। Indian Evidence Act is not applicable on affidavits। ठीक, रट लो, घोल के पी जाओ, कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ याद ही तो करना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पे एफिडेविट्स और आर्बिट्रेटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पे लागू क्यों नहीं होता है, उसका रीजन सोचिए कि जो एफिडेविट प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट में उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू क्यों नहीं होता। ना, इफ यू अप्लाई योर जुडिशियल डिस्क्रिशन, if you apply your common sense, if you apply your logic, सिंपल शब्दों में एफिडेविट को क्या कहा जाता है? अब बता दो, कैन यू नाउ टेल मी why are affidavits an exception टू द इंडियन एविडेंस एक्ट? मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया है कि एफिडेविट को हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है। बताओ भाई। एग्जैक्टली, शिवानी ने एकदम इन द प्योरेस्ट फॉर्म शिवानी ने आंसर दे दिया। शिवानी हैज रिटन अदरवाइज एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एब्सोल्युटली करेक्ट श्रीनी सिंह, क्योंकि वो हम खुद कह रहे हैं जो हमें पता है, because they are self-attested, self-declaration, because affidavits are considered as hearsay evidence, not exactly hearsay evidence bete. Affidavit is in itself a proof, both are contradictory terms. Fine, हम लोग खुद ही मान रहे हैं, it is in our own favor, they are only one's own knowledge and belief, they are admitted facts. ऑन ओथ तो गलत हुआ तो पनिशमेंट खुद ही मान लिया, बिकॉज इट्स कंटेंट्स मे नॉट बी ट्रू। लिख के झूठ बोल दे ऐसे तो सही बात है, सो एफिडेविट पे ही प्रूव हो जाएगा, फिर सब कुछ एफिडेविट पे ही प्रूव हो जाएगा। सिंपल फंडा है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, ऐसा होता नहीं। आप एफिडेविट देते हो, शपथ पत्र देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर कट आपको अपनी नजरों के सामने समझ में आएगा। अगर खाली एक एफिडेविट देने से सारी चीजें स्टैब्लिश की जा सकती, तो जो एंटी रैगिंग एफिडेविट्स बनाए जाते हैं उनका वायलेशन थोड़ी ना होता भाई। समझ में आया?
इन सिंपलेस्ट टर्म्स, बहुत सिंपल टर्म्स में, अगर आप शपथ पत्र को एक एविडेंस मानोगे तो शपथ पत्र तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है। अरे भाई ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये हुआ है, लेकिन ये तो आपकी पर्सनल नॉलेज है ना। खाली आपके पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे क्या हम रिलेवेंसी स्टैब्लिश कर सकते हैं? नहीं। खाली अगर एफिडेविट्स या शपथ पत्र के बेसिस पे रिलेवेंसी स्टैब्लिश करने गए तो हर व्यक्ति यही कहेगा, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिस इज ट्रू। I hereby declare that the contents written in the document and everything herein mentioned is true to the best of my knowledge। मूट कोर्ट में ये हमने बहुत लिखा है और बोला है, लेकिन समझने वाली चीज क्या है, क्या इसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ लॉ जजमेंट देगा? नहीं देगा। एंड क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ इसके बेसिस पे कभी जजमेंट नहीं देगा, इसीलिए एफिडेविट्स को कंसिडर नहीं किया जाता इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, इस चीज को समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार एफिडेविट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ये भी चीज बताई गई है, केस लॉ के बेसिस पे बताई गई है कि एफिडेविट्स को भी वेटेज दिया जा सकता है। एफिडेविट्स कैन ऑल्सो बी अ पीस ऑफ एविडेंस। ऐसा नहीं है कि हर बार एफिडेविट्स को एकदम सिरे से दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ किन सर्कमस्टांसेस में होगा उसे हम आगे की आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ एफिडेविट्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, एंड इट शैल फाइन फर्दर नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर से आपकी क्या दुश्मनी हो गई भाई? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे कर रहे हो, कोर्ट मार्शल पे भी कर दे रहे हो। जब कोर्ट्स पे ही चल रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही चल रहा है, तो फिर आर्बिट्रेटर्स को आपने क्यों डिस्कार्ड किया? अनदर बिग क्वेश्चन, व्हाई आर यू डिस्कार्डिंग आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड इन द परव्यू और विद इन द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सिंपल, सीधा सा सवाल है, क्यों आप इंडियन एविडेंस एक्ट के परव्यू से आर्बिट्रेटर्स को बाहर कर रहे हो? कैन समबडी टेल मी? कैन समबडी टेल मी? ये फैक्ट बताइए, ये सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि आप क्यों कंसिडर कर रहे हो आर्बिट्रेटर्स को बियॉन्ड द वर्च्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? लेट मी सी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्टी को ही पार्टीज का ही आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेशन इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, दे फॉलो देयर ओन प्रोसीजर्स एंड देयर वर्ड्स आर बाइंडिंग। ठीक है सब, ठीक है सब, बिकॉज आर्बिट्रेटर्स डू नॉट फॉलो एनी प्रोसीजरल लॉ, ट्रू दैट, सो दे कैन चूज एनी प्रोसीजर फॉर एविडेंस। आर्बिट्रेशन एक्ट से होता है, इसलिए आर्बिट्रेटर्स आर नॉट जुडिशियल ऑफिसर्स बिकॉज टू पार्टीज सेटल देयर डिस्प्यूट्स देयर। फेयर इनफ, फेयर इनफ, सारी चीजें सही हैं, बिकॉज द पर्पस ऑफ एडीआर इज नॉट टू अबाइड बाय लेंदी प्रोसीजर। फाइन, ठीक है, ठीक है। The object of arbitration is to do away with the long procedure of regular trial. So to make this possible, evidence act is obviously discarded. ठीक है, ठीक है, almost सारी reasonings ही correct है। अच्छा, Kshitij is saying some proceedings under the arbitration act are informal and can be formulated by the arbitrators. Now, understand this. बहुत सारे सही reasons हैं, बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं, बस कुछ reasons abrupt हैं। सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जैसा कि किसी ने कहा भी, आर्बिट्रेटर्स पार्टीज ही चूज कर रही हैं। वो ट्रिब्यूनल जो है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, मे इट बी 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में चलता है, ये सब पार्टीज ही चूज कर रही हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स की बात करो या आर्बिट्रेटर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो आपको यह पता चलता है दैट आर्बिट्रेटर्स इन इट्स simplest form, arbitrations या tribunals work on the principle of
नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है पूरा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का सिस्टम। यानी कि पूरा आर्बिट्रेशन या रादर जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो किसके वर्च्यू पे चलते हैं? नेचुरल जस्टिस के। अब अगर वो नेचुरल जस्टिस के वर्च्यू पे चल रहे हैं तो इन ऑर्डर टू गिव देम अ सॉलिडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट इट्स अ कोड, इट्स एन एक्ट विच इज कंसोलिडेटिंग द लॉज रिलेटेड टू एविडेंस और एविडेंशियरी वैल्यू के बेसिस पे वो प्रोसीजर को लंबा करता है, तो इस वजह से भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स या रादर आर्बिट्रेटर्स की प्रोसीडिंग्स को इस वर्च्यू से, इंडियन एविडेंस एक्ट से बाहर रखा गया है। फाइन, ठीक है। सेटलमेंट नॉट फॉर कॉम्प्लिकेटिंग इश्यूज, फाइन, अदरवाइज देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड नो स्पीडी डिस्पोजल। फाइन, चूज शॉर्ट प्रोसीजर, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर्बिट्रेशन ADR, जैसा आई गेस अभी किसी स्टूडेंट ने कहा भी था, शायद काव्या ने कहा था, ADR दैट इज alternate dispute resolution. Now why do you anyways go to an alternate dispute resolution mechanism like arbitration, conciliation, mediation, lok adalat or any other kind of settlements is because, or negotiation, because they are cheap, not just in terms of money but also in terms of time. And that is the reason why simply tribunals को हटा दिया जाता है from the virtue of Indian Evidence Act. So क्या याद रहा, क्या चीज दिमाग में रही? Indian Evidence Act is applicable on all the judicial proceedings in front of all the courts. Fine, even in cases of court martial, not for the old acts but for the new acts, but not applicable in terms of affidavits, reason being मैंने बता दिया, and not applicable in terms of tribunals and arbitrators, उसका भी reason मैंने बता दिया. Fine, now just quickly let me know in the chat box, अभी तक जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? फटाफट से प्लीज बता दीजिए, जो भी पढ़ा क्या वो आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से? यस सर, अंडरस्टूड, फाइन, बहुत अच्छे से, फाइन, क्लियर है? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा चलो, बहुत दिनों बाद देखा यार, क्रिस्टल क्लियर, फाइन, टोटली। चलो, शुभ इज आस्किंग सर, आर देयर एनी डेड सेक्शंस? हाँ, there are certain dead sections when you are talking about the may presume, shall presume area and the area from specifically section number 34 to 40, but they are not completely dead. Fine, उनसे कम questions बनते हैं, hardly questions बनते हैं, but purely dead तो हम 167 सेक्शन में से किसी को भी नहीं कह सकते. Fine. फाइन. हाँ, ओनम इज आस्किंग अ क्वेश्चन. यस सर है, ठीक है. ओनम इज आस्किंग अ क्वेश्चन. आर्बिट्रेशन एक्ट केम आफ्टर एविडेंस एक्ट, व्हाई वाज इट प्रिक्लूडेड प्री हैंड? ओनम, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. आर्बिट्रेशन एक्ट बाद में आया. द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन और द प्रोसेस ऑफ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स हैज बीन वेरी मच इनहेरेंट इन आर सिस्टम ऑफ इंपार्टिंग जस्टिस. गेटिंग माई पॉइंट? मान लो कि आपका आपके हॉस्टल मेट से झगड़ा हो जाए. अब वो झगड़ा दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है. पहला, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो, या फिर उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जाए. मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से ओनम इस चीज को समझाऊंगा. मान लीजिए, इफ यू माइट हैव सीन अ मूवी, एक मूवी की एग्जांपल मैं बहुत देता हूं बट आपको समझ में आएगा. देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में there are two characters. Fine. One is I believe Preeti Sabharwal and the second one is I'm not sure. There's this short-heighted character. Short-heighted ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, but एक छोटी हाइट की एक प्लेयर रहती है. Fine. I'm not able to recall her name.
वो एक डायलॉग मारती हैं, उस मूवी में एक डायलॉग मारती हैं कि यहां पे सॉरी बोलना है या थाने चलना है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कोर्ट्स को, एडजुडिकेशन को क्लियर कट स्टैब्लिश करता है, सॉरी बोलना है या थाने चलना है। मतलब सॉरी बोलोगे तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, थाने चलोगे तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जाओगे और उसी में फंस जाओगे तारीख पे तारीख। सो इन दैट कंडीशन आर्बिट्रेशन एज अ मैकेनिज्म, as a proper structure has been solidified by the Arbitration and Conciliation Act. True that. But the process of the outside court settlement has been followed since time immemorial. काफी टाइम से ये process follow वैसे भी हो ही रहा है. And that is the reason why we still consider that as an exception to Indian Evidence Act. फंडा समझ में आया ओनम? अगर समझ में आ गया तो just let me know in the chat box. Yes, Shubham, more or less, yes. Thank you, Priya. No, I won't be teaching all the major subjects. हाँ, Prashasti is okay, just a second. Prashasti is asking a question, sir. What if evidence is obtained unlawfully? Is it admissible? If yes, what about evidence obtained from police authority? Understand this, Prashasti. Unlawfully obtained evidences की admissibility, उनका relevance क्या होता है, कैसा होता है, ये हम आगे की classes में पढ़ेंगे मेरे बच्चे. Fine, understand this. ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ओवरव्यू क्लास है, सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है इंडियन एविडेंस एक्ट की. अभी तो अपने को और डीप गोता लगाना है. फाइन, this is just an introductory class, just an overview class. We are not going into the depths of Indian Evidence Act. I'm just making you very comfortable with what exactly Indian Evidence Act is. एक बार आप कंफर्टेबल होगा इंडियन एविडेंस एक्ट से, कभी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी. ये जो डाउट है ना कि अनलॉफुली अगर एविडेंस एक्सट्रैक्ट किया गया तो क्या उसका कोई एप्लीकेशन, क्या उसकी एडमिसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, या सेक्शन 330 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगा करके एक्सटॉर्टिंग एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर पनिशमेंट होगी, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे. फाइन, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. What about evidence police acquired in investigating an inquiry? अपूर्व वो उसके relevancy पे based होगा पूरी तरीके से. Fine. Judicial inquiry means that judge himself inquires to witness. Yes, judicial inquiry में interrogation parties के द्वारा भी हो सकता है, जज साहब के द्वारा भी हो सकता है. यही चीज आगे हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़नी है. ठीक है. I believe I have answered all the questions. अब देखिए यहां तक स्पेसिफिकली, फाइन, आई एम प्रीटी श्योर. ठीक है. यस वत्सल, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव लॉ और अ प्रोसीजरल लॉ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. बट अंडरस्टैंड दिस, आई एम वेरी श्योर आप लोगों में से कई लोगों के साथ ये मेरी फर्स्ट क्लास होगी. हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. दिशा इज आस्किंग की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्स लोसी एंड लेक्स फोरी. लेक्स लोसी इज द लोकल लॉ जो सिर्फ उतने एरिया पे एप्लीकेबल है. लेक्स फोरी इज बेसिकली लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्ट में लागू होता है. तो लेक्स लोसी का सिंपल सा एग्जांपल आप अगर कहें तो इंडियन पीनल कोड. फाइन, इन इट्स वेरी जनरल सेंस, आप इंडियन पीनल कोड को एक लेक्स लोसी लॉ क्यों बोलोगे? क्योंकि इंडिया में ही एप्लीकेबल है, इंडिया के बाहर एप्लीकेबल नहीं है. वन मोर एक्ट, अगर सिंपल टर्म्स में आप अगर बात करें तो, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में आप बात करें, नॉट एग्जैक्टली इन इट्स क्रूडेस्ट सेंस इन टर्म्स ऑफ इंडियन पीनल कोड, बट इन टर्म्स ऑफ लोकल लॉज, ये सिर्फ उसी जगह पे लागू होंगे जहां के लिए ये बने हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मान लीजिए कोई लोकल लॉ है जो सिर्फ राजस्थान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में ही एप्लीकेबल है, तो इट इज लॉ ऑफ दैट प्लेस. सिर्फ उतनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या एप्लीकेबल हुआ? वो राजस्थान का एक्ट. हरियाणा में चलता है एक हरियाणा पंजाब अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिकली उतने डायमीटर में एप्लीकेबल है. दिल्ली पुलिस एक्ट
सिर्फ उतने एरिया में एप्लीकेबल है। तो जब आप स्पेसिफिकली लेक्स लोसी लॉ की बात करें तो लेक्स लोसी लॉ इज बाउंड बाय टेरिटोरियल बाउंड्रीज। लेक्स फोरी लॉ इज नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन लॉ, इट इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ द फोरम। इस फोरम में ये लॉ एप्लीकेबल होता है या इस पर्टिकुलर कोर्ट में ये लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट इज लॉ ऑफ द फोरम। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड होगा और फॉरेन लॉ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। फाइन, ठीक है। दे आर वन एंड द सेम थिंग जूही, इन इट्स एप्लीकेशन दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। आई बिलीव एविडेंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी ना हो जाए, इसलिए आज मैंने क्लास को 1.5 घंटा ही रखा था। बट अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, सेक्शन 1 हमने पूरी तरीके से देख लिया है। मैं आपको पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने का एक बहुत फंडामेंटल ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रखोगे, इंडियन एविडेंस एक्ट आपको लगेगा कि फिंगर टिप्स पे है, पूरी तरीके से पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट आपको फिंगर टिप्स पे लगेगा। सिंपल अपनी आंख बंद करो और ये सोचो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप कोर्ट हो, अगर आप एक मजिस्ट्रेट हो, अगर आपको कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में डिसीजन देना है, तो किस बिना पे, किस बेसिस पे, किस चीज के ग्राउंड्स पे आप कोई डिसीजन दोगे या जजमेंट दोगे, बस वही सब तो एविडेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप लेट्स से फॉर इंस्टेंस यू आर अ मजिस्ट्रेट। फाइन, इसके बाद हम कथा समाप्त करेंगे। आज मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, जो जो चीजें मैंने बोली हैं, जो जो मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, ये सब आपके नोट्स ही हैं। ये सब जितनी एंट्रीज, जितने फ्लो चार्ट्स मैं बनवाता हूं, मैं अलग से बहुत कम बोलता हूं नोट मेकिंग करने के लिए। मैंने जितनी भी चीजें आज स्क्रीन पे यहां पे बोर्ड पे लिखी हैं, ये सब आपके नोट्स ही हैं। ये सब एक एक ऐसे पॉइंट हैं जो या तो प्री या फिर मेंस या फिर इंटरव्यू में आपके काम आएंगे। सो बी कीन अबाउट दैट। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के जो 55 वाला एरिया है ना, वो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस की। फाइन, या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे काम के हैं, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे काम के नहीं। सिंपल। अब उसमें भी क्या आता है, क्रोनोलॉजी से सोचो, सिर्फ सोचो प्रिंसिपल क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊंगा और आपको कभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट को अपने दिमाग में बिठाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला। फाइन, फॉर्मूला ही बोलूंगा इसको क्योंकि दैट्स द ट्रिक आई अप्लाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सेगमेंट। दैट इज कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू किससे हुआ। सेक्शन नंबर 5 स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का, एज यू कैन सी, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। बस आपको यह बता दिया गया, एक लाइन अलग रख लो पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कि जो भी एविडेंस होगा या तो वो फैक्ट इन इशू से डील करे या फिर वो रेलेवेंट फैक्ट से डील करे। अलग प्रिंसिपल, जस्ट कीप इट असाइड, ऑल टुगेदर कीप इट असाइड। अब समझो, ऑफेंस हुआ, लेट्स से ऑफेंस यहां पे हुआ है। फाइन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। फाइन, ऑफेंस यहां पे हुआ है। ऑफेंस होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी चीज हुई कि जब ऑफेंस हुआ तो उस समय कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा था। फाइन, और उसने जा करके अपनी गाड़ी जानबूझ के एक एक्स पर्सन में भिड़ा दी। फेयर इनफ। फिर वो जैसे ही टकराया, वो भी गिरा, सामने वाला व्यक्ति भी गिर गया। फिर वो उठा और उठ करके गाड़ी उठा के वापस भागा। ये सब क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन। फेयर इनफ, जनरल ट्रांजैक्शन। जनरल ट्रांजैक्शन को जनरली रेस जेस्टे के प्रिंसिपल से इक्वेट किया जाता है। रेस जेस्टे मतलब फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि सब मिला जुला ही था ना, उसी ऑफेंस के इर्द गिर्द सब कुछ जो जो चीजें हुई वो सब रेस जेस्टे। फेयर इनफ। उसके बाद आप आए सेक्शन 7 पे, उसके बाद आप आए सेक्शन 8 पे, फिर सेक्शन 9 पे, फिर सेक्शन 10 पे, थ्रू आउट टिल सेक्शन नंबर 16। वो अगर आप सारे के सारे सेक्शंस को देखो, मैं सेक्शंस की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। वो सारे सेक्शंस पूरी तरीके से आपके ऑफेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सारे सेक्शंस।
अब आप कहोगे सर ऐसे तो सेक्शन नंबर 167 भी घूमेगा तो उतनी रिंग्स बनेगी, नहीं, समझो। ऑफेंस हुआ सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, साथ ज्यादा दूर है भाई, मैं तो था ही नहीं वहां पे, प्ली ऑफ एलिबी। अंडरस्टैंड दिस, फाइन। हमने कॉन्स्पिरेसी में क्या बोला, यहां पे आ गया। हमने सिंपल फैक्ट में हम वही हैं क्या जिन्होंने ये ऑफेंस किया था? हो सकता है हम हो सकता है ना हो। या फिर हमारा मोटिव, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सीक्वेंट कंडक्ट कैसा था, देखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉज इफेक्ट देखना पड़ेगा, रेस जस्ट देखना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफेंस के पास जाते हो आप उल्टा चल रहे हो इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसे ही आप उस ऑफेंस से दूर जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो ऑफेंस से, आप सेक्शंस में इंडियन एविडेंस एक्ट में आगे बढ़ते जा रहे हो। सिंपल। अब कैसे प्रोसीडिंग चलेगी भाई? कोर्ट ऑफ लॉ के सामने मामला पहुंचेगा तो 16 के बाद एडमिशन ही आएगा ना, और एडमिशन और कन्फेशन का अलग अलग ब्रोमांस चलता है इनका। All confessions are admissions, but all admissions are not confession. Why? Because confession is admission of guilt, but admission is not a confession always. Fair enough. Admission आया, confession आया, उसके बाद जो स्पेसिफिकली आया कि मान लो कि भाई एडमिशन के लिए भी व्यक्ति नहीं है, कन्फेशन के लिए भी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, ना तो वो मिल रहा है या फिर अगर मिल भी रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कि आ नहीं सकता, सेक्शन नंबर 32, फाइन। फिर पूरा प्रोसेस चला, फिर आए सेक्शन नंबर, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 40 पे, इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 41 अगेन इंपॉर्टेंट, फिर आए नीचे आए तो 45 एक्सपर्ट्स एविडेंस। ठीक है भाई, एक्सपर्ट को भी सुन लोगे, डॉक्टर सालुंखे को भी सुन लोगे, क्या कहना चाहते हैं सुन लो। 45 से लेकर के पूरी फिर वही स्टोरी चलेगी। उसके बाद आएगा कैरेक्टर, कि एक्सपर्ट की तो सुन ली, अब इस बंदे का कैरेक्टर देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं whether this person is credible or not। अब क्रेडिबल में हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि ये सच बोलता है या झूठ बोलता है, हम बस ये चेक कर रहे हैं ये कैरेक्टर का अच्छा है या नहीं। बैड कैरेक्टर का है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। गुड कैरेक्टर का है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। सिविल में कैसा है, क्रिमिनल में कैसा है, XYZ। उसके बाद हमने देख लिया कि जो भी फैक्ट्स जुडिशियली एडमिसिबल होंगे, जो भी फैक्ट्स जुडिशियली एडमिसिबल होंगे, या रादर जिनका जुडिशियल नोटिस होगा या जिनका जुडिशियल नोटिस खुद जुडिशरी लेगी, कोर्ट लेगा, उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बाकी हर फैक्ट को आप एडमिट करवा दीजिएगा। फेयर इनफ। फिर घुमा फिरा के आपको बता दिया गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है और ओरल एविडेंस होता है। फिर आपको बता दिया गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। फिर आपने उन्हीं से रिलेटेड देख लिए प्रिजम्पशन सारे के सारे। फिर आपने गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस देख लिया। गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस मतलब सिंपल, कहां पे डॉक्यूमेंट्री दोगे, कहां पे ओरल दोगे, सिंपल फंडा। और उसके बाद आप अल्टीमेटली आओगे द बिगेस्ट प्रिजम्पशन, फाइन, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि भाई चलो सारी चीजें देख ली, सिद्ध कौन करेगा इस मामले को, बर्डन ऑफ प्रूफ पे आ गए। बर्डन ऑफ प्रूफ वही घिसते चले गए, सीधे सीधे आ गए पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के एकमात्र सब्सटैंटिव पार्ट पे, विच इज एस्टॉपल। फाइन, सेक्शन नंबर 115 से लेकर 118, सीधा हिसाब, ठीक। एस्टॉपल पढ़ा, उसके बाद आप आ गए प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बाद आ गए आप कंप्लाइज पे। फिर आपने अल्टीमेटली किसको तवज्जो दिया, कोर्ट को। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सा एविडेंस किस ऑर्डर में मुझे लेना है। फेयर इनफ। और जब एविडेंस जिस ऑर्डर में ले रहे हैं उसी हिसाब से विटनेस को भी सुनोगे। विटनेस को सुनोगे तो ये देखोगे कि विटनेस का पहले कौन सा एग्जामिनेशन, फिर कौन सा एग्जामिनेशन, फिर कौन सा एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन हो रहा है तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे तो कैसे सवाल पूछ सकते हो, कैसे सवाल नहीं पूछ सकते हो, और अगर पूछ सकते हो तो कब पूछ सकते हो। ये कहानी है। दिस इज अ सिंपल स्टोरी, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द स्टोरी। और इसमें से भी एक बंदा ऐसा निकलेगा सेक्शन 154 में जो ये कहेगा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो अपनी बात से ही पलट जाएगा, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो चाहे डिफेंस का हो। हॉस्टाइल बोल दोगे आप उसको, सिंपल एज दैट। और उसके बाद आप पूरी राम कथा करते 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 167 पे पहुंच जाओगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस इफ यू अंडरस्टैंड कि ये स्टोरी चल कैसे रही है, किस ऑर्डर में चल रही है। पूरा ये जो कालचक्र घूम रहा है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से होता हुआ इस
सारे के सारे सर्कल में कैसे फिट हुआ, दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, फाइन, एंड उसके बाद आई विल रैप अप द क्लास बिकॉज आई नो कि आप लोग थक गए होगे, फाइन, आई एम वेरी श्योर आप लोग थक गए होगे, बट आई विल रैप अप द क्लास नाउ। जस्ट लास्ट थिंग, just understand this, and this is a game that we all have played जब हम जवान थे जवान नहीं बच्चे थे। हमारा एक बॉक्स आता था, एक आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक का बॉक्स आता था, उसमें एक छोटी सी एक आयरन बॉल होती थी, या बहुत छोटी सी माइन्यूट सी एक मेटल बॉल होती थी, और उसके इर्द गिर्द कुछ सर्कल्स थे, एक मेज होती थी, एक चक्रव्यूह होता था। वो बॉल बाहर निकल गई, उसके बाद आप अपने बॉक्स को हिलाते डुलाते उस पर्टिकुलर बॉल को लाते थे उस सर्कल के, सबसे छोटे सर्कल के अंदर एक ऐसी मेज होती थी जहां पे आपको बॉल को लाना होता था, फिर वो मेज कहीं से खुली होती थी, कहीं से बंद होती थी, फाइन, इस तरीके की कोई मेज होती थी, और आपकी बॉल लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां होती थी। आपको ये बॉल सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंचानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका हमारे सब्जेक्ट से क्या लेना देना। ये बॉल आपका डिसीजन है, दिस पॉइंट इज जस्टिस, एंड दिस इंटायर मेज कैन ओनली बी कवर्ड वाया द इंडियन एविडेंस एक्ट। आप उसी बॉक्स को हिला डुला के अपने हिसाब से एडजस्ट करके, अपना डिस्क्रिप्शन लगा के, कई बार ये प्रिजम्पशन लगा के कि हाँ यार ये बॉल अगर मैं जरा सा बॉक्स ऐसे भी करूंगा तो ये घूम के ऐसे आ जाएगी। ये सारा का सारा जो आप बॉक्स में आपने गेम खेला है ना बचपन में, आराम से लगे रहते थे, हम 1 घंटा वही खेल रहे हैं, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट ही है। दैट इंटायर बॉक्स, that entire game, this ball which is your decision, that point which is justice, and the entire maze entrances wherein you can only navigate via evidences is the entire story of Indian Evidence Act. Fine. Now my dear students, just quickly let me know in the chat box, जो भी पढ़ा Indian Evidence Act में, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपके माइंड को सिर्फ रिलैक्स करने के लिए दे दिया ताकि आप समझ जाओ कि इंडियन एविडेंस एक्ट इतना ही इजी है, अगर आप इसको इतना ही इजी मानो। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या सारी चीजें समझ में आई? फटाफट से बता दो। प्रशस्ति, यू विल बी कॉन्टैक्टेड बाय आवर एडमिन टीम रिगार्डिंग द टेस्ट। फाइन, आपको कॉल कर लिया जाएगा, आपको एडमिन टीम कॉन्टैक्ट करेगी। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की पूरी स्टोरी, पूरी कथा, पूरी कहानी, जो पूरा मैंने क्रोनोलॉजी, पूरा मैंने सर्कल और पूरी जो वेव्स बना दी आप लोग के लिए, समझ में आया? ऑल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अंडरस्टूड सर? यस सर? फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन, फेयर इनफ, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? हाँ, सीआईडी वाले अगर एविडेंस पढ़ लेते तो थोड़े अच्छे एपिसोड्स बनाते, बंद नहीं करना पड़ता सीरियल। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। क्रोनोलॉजी समझ आ गई, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई है तो आपको पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट समझ में आ गया, दैट इज द पॉइंट। येस, वी हैव टू कनेक्ट टू द पॉइंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रद्युम्न, फाइन। पॉइंट्स कनेक्ट कर लोगे, पूरा एविडेंस हलवा है। जहां डरोगे वहां एविडेंस बिल्कुल निपट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा एविडेंस एक्ट खत्म हो गया। फाइन, चलो। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। अब मैं कथा समाप्त करता हूं आज की। कल मैं आपको फिर सेम टाइम पे मिलूंगा 6 o'clock विद योर बेयर एक्ट। बी रेडी, कल हमारी नोट मेकिंग, मेजर जो नोट मेकिंग मैं करवाता हूं वो स्टार्ट होगी। एंड लेट्स रैप अप टुडेज क्लास। फाइन, सो आज की कथा समाप्त करते हैं। इट वॉज नाइस टू हैव यू गाइज हियर। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।